हेलो। रिस्पॉन्ड करिए कि जा रहा है लाइव कि नहीं प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ, जा तो रहा है, कुछ लोग आ गए हैं, लहाए बोल रहे हैं। आप कंफर्म कीजिए देख के कि ठीक जा रहा है कि नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। अभी 10 लोग आए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी मुश्किल होगी कि फ़ोन को चार्ज, चूँकि लैपटॉप से हम करने की कोशिश कर रहे थे तो वो फिर फ़ोन से कर रहे हैं। मतलब जा रहा है लाइव, अभी अभी शुरू हो रहा है। तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के दोस्तों, युवा दोस्तों से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। और कहा जाता है कि आप युवाओं के साथ अगर थोड़ी देर रहेंगे तो आप अपनी उम्र भूल जाएंगे, आपके अंदर एक युवावस्था की लहर फिर से आ जाएगी। मैं एक बार आपके कॉलेज में जा चुका हूँ और क्रिएटिविटी पे एक लंबा सा भाषण मैंने दिया था, कोई 1 घंटा से ज़्यादा, 1.25 घंटा, और 300-400 लोगों ने सुना था। बड़ा अद्भुत अनुभव था। और आपका कैंपस बहुत सुंदर है। अगर अगले जन्म में पढ़ने का मौका मिला तो ऐसा ही कोई कैंपस मिलता तो बड़ा मज़ा आता। अभी जैसी कि हालत है दुनिया की और देश की, हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हैं। ये जो नियम है वो हमारे लिए है और हम सब इसका पालन कर रहे हैं। तब ये बात है कि इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये तय हुआ कि ARDS कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए उसका जो वेब पेज है, क्षमा कीजिएगा, उसका जो फेसबुक पेज है, उस पर एक फेसबुक लाइव किया जाए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो साइकियाट्रिस्ट है और लिटरेचर से भी ताल्लुक़ रखता है। अब सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात शुरू करता हूँ एक विज्ञापन से कि फेसबुक लाइव का क्या वैल्यू है। आपको याद होगा, आप सब टीवी देखते हैं कि एक विज्ञापन आता था कि अमिताभ बच्चन एक लंबी सी गाड़ी में चले जा रहे हैं और अचानक कोई आदमी दिखता है उन्हें, वो गाड़ी रुकवाते हैं, शीशा खोलते हैं और उसे बुलाते हैं पास और कहते हैं कि भैया ये सारे लक्षण जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के हैं और इसकी दवाएं उपलब्ध हैं फला फला जगह पर सरकारी फ्री। तो वो पूछता है कि आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं उसको कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम ये बात दूसरों को बता सको। तो मैं भी शुरू में ये बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दूसरों को बताइए। ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं समाज में वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और युवाओं से बढ़िया ओपिनियन मेकर जिनके पास ऊर्जा है, जोश है, दोस्त हैं, तो वो आपके बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक पेजेज हैं, आपका इंस्टाग्राम है, आप अपनी बात जब कहेंगे कि मैंने सुनी है ये बात, अब मुझे ये लगता है, मैंने कंफर्म भी किया है नेट पे पढ़ के, ये बात सबको जानने की ज़रूरत है, तो वो बात सब जगह फैल जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सवाल ये है कि ये सेशन क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेशन की दूसरी वजह है कि अभी जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। कितनी बड़ी आबादी इसके जद में है, चपेट में है, हम सभी देख रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो माहौल बड़ा ही गमगीन सा है पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मैं आपसे कोरोना के लक्षणों पर बात नहीं करूंगा, बीमारी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ कैसे घुसता है, क्योंकि टेलीविज़न और अखबार और बाकी मीडिया चैनल्स ने
इतना पढ़ा दिया है कि मेरा ख्याल है डॉक्टर्स भी अगर कुछ भूलें तो किसी आदमी को फ़ोन करके बता देगा कि भाई कोरोना के सिम्टम्स ये हैं और आप यहाँ पे चूक कर रहे हो, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंच गई है और इसलिए भी आसान हो पा रहा है। अगर आप सोचिए कि 1918 में अगर इस तरह का लॉकडाउन करने के बारे में कोई सोचता, जो स्पेनिश जो बड़ा सा फ्लू हुआ था उसमें, और उस पर काफ़ी लोग मारे गए थे, तो कर ही नहीं सकते थे, संदेश पहुंचा ही नहीं सकते थे लोगों तक, लोग ही नहीं पहुंच पाते थे। ये बड़ी मुश्किल थी उस समय। लेकिन अभी सोशल मीडिया ने आसान बना दिया है, कनेक्टेड है सारी दुनिया एक साथ, एक आवाज़ पे एक साथ सब लोग एक कदम उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। जो खास बात कोरोना वायरस के बारे में है, मैं बीमारी पे बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं इन्फेक्शन की बात नहीं करने जा रहा हूं। कोरोना किसको इन्फेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है, इस पे नहीं, कोरोना कैसे अफेक्ट करता है, उसका और क्या प्रभाव होता है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। तो कोरोना का जो इन्फेक्शन है मित्रों, वो तो अपनी जगह पे है, इन्फेक्ट जो करता है वो तो करता है, लेकिन अफेक्ट कैसे करता है इस पर हम बात करें पहले। तो इफेक्ट करने की जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है, वो है डर, फियर। सबसे बड़ा डर तो ये है कि आपके शरीर में एक वायरस का इन्फेक्शन घुसेगा, वो वायरस जो अदृश्य है, इनविजिबल है, जिसे आप नहीं देखते। दूसरी बड़ी समस्या ये है, शत्रु दिखाई नहीं पड़ रहा है, निपटने का कोई उपाय नहीं आपके पास, कोई औषधि नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई वैक्सीन नहीं कि आप उससे बचाव कर सकें। यानी न बचाव का इलाज आपके, बचाव का उपाय है, न इलाज का उपाय आपके पास है। तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है कि 80% तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं मामूली फ्लू की तरह, बाकी 20% बुरी तरह बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद क्या होता है उनके साथ हम नहीं जानते हैं। काफी लोग उस पर सपोर्टिव सिस्टम पे डालने से रिकवर करते हैं, लेकिन 1 से 2, 3 कहीं ज्यादा भी प्रतिशत लोग पे इलाज कारगर नहीं होता है। सपोर्ट सिस्टम के बावजूद चीजें नहीं सुधर पाती हैं और हमें उन्हें खो देना पड़ता है। तो कोरोना वायरस जो है वो डरा रहा है कई तरह से, इस रूप में भी डरा रहा है कि हमारे जीवन पे संकट है, हमारे जीवन पे खतरा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है और शायद इसी वजह से हम लोग इतना डरे हुए भी हैं। अगर इलाज होता तो हम लोग नहीं डरते इस तरह से। ये जो दूसरे तरीके से कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो जो अफेक्ट कर रहा है वो है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। रिस्ट्रिक्शंस, मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, लोगों से मिलने का रिस्ट्रिक्शन है, हमारी म्यूजिक, मस्ती, मूवी, ये सारी चीजें हमसे छिन गई हैं, हम ट्रैप्ड हो गए हैं, हम बंद हो गए हैं। समाज में दूसरे लोग हैं जिनकी अलग तरह की मुश्किलें हैं, वहां पे काम छूट गया है बहुतों का, बहुतों की जिंदगी में अनसर्टेनिटी हो गई है, काम मिलेगा कि नहीं दोबारा, बहुतों को है कि मेरा काम जा सकता है। इसकी वजह से लोगों को मुश्किल हो रही है। जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको खाने की दिक्कत हो रही है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, समाज भी कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके शिकायतें मिलती हैं कि लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा जगह जगह पे। तो ये जो स्थिति है वो सारा का सारा सब कुछ संकट काल ही एक तरीके से बन गया है। तीसरी बड़ी समस्या है कि घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इजी एक्सेस टू ट्रीटमेंट नहीं है। पहले आप एम्बुलेंस कॉल करो, फटाफट पहुंच जाओ, अभी मुश्किल है। मेरी चाची का सुबह सुबह फोन आया, जो मेरे साथ हम लोग का गाँव में जो परिवार है, कुछ मुश्किलें बताई। अब मुश्किल ये है कि वो एक अलग जिला है, पटना एक अलग जिला, हम उन्हें तेजी से नहीं बुला सकते हैं, हमें औषधि का कुछ और उपाय करना पड़ेगा, वहाँ के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग उससे परेशान हैं। और जो आखिरी बात है, आखिरी बात से पहले की बात जो सबसे बड़ी बात है, जिसके बारे में हम बात ज़्यादा करेंगे यार, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, जिसने हम सबको अलग कर दिया है एक दूसरे से। हम लोग फिजिकली अलग हो रहे हैं, हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आंखों में आंख डाल के बतियाने का जो सुख मिलता है वो सुख हमसे छिन गया है। हाथ में हाथ लेके बात करने का जो सुख होता है वो हमसे छिन गया है। गले मिलने का जो सुख होता है वो हमसे छिन गया है। और इसके बगैर मनुष्य अगर उसको ऐसे सेंसरी इनपुट्स पूरे शरीर को ना मिले तो जीवन बड़ा दूभर हो जाता है, बड़ा भार हो जाता है। कभी कल्पना करके भी डर लगता है इस बात को। और जो एक आखिरी चीज है वो ये, बहुत लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरे साथ कुछ तो नहीं हो जाएगा,
दूसरी बात ये, दुनिया को तो कुछ नहीं हो जाएगा, देश को तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? तो जो बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोग हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी चिंताओं में हैं कि पूरी सृष्टि तो नष्ट नहीं हो जाएगी, पूरी सभ्यता तो नहीं नष्ट हो जाएगी। इस तरह के भाव भी लोगों के मन में आ रहे हैं। इतने सवाल हैं, इतनी परेशानियां हैं। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो ये इन्फेक्शन का डर है, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ प्रिवेंशन, डेथ, इन सारी चीज़ों का जो आपका मन, कैसे आपका मन मानेगा कि हम बच सकते हैं इससे? बहुत सरल है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिद्धांत है उसका पालन किया और हम हाथ धो रहे हैं। यानी जीवन से हाथ नहीं धोना है तो हाथ धोते रहिए, बहुत सरल उपाय है। यानी अपने आप को आप इन्फेक्शन से बचाइए। जो लोग बीमार लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा अलग है, लेकिन बाकी लोगों की सुरक्षा बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं, आलतू फालतू चीज़ें नहीं छूते हैं, आप ठीक से अपने नाक मुंह को ढक करके वहाँ से जा रहे हैं, काम करके आते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े आप बाथरूम में जाके धोते हैं। क्योंकि साबुन का जो सर्फेक्टेंट जितने होते हैं, साबुन कोई भी हो, किसी कंपनी का हो, कुछ भी हो, उसमें वायरस मर जाता है, सर्वाइव नहीं करता है, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। यानी वो डर तो खत्म हो गया। रही बात रिस्ट्रिक्शन की, मूवमेंट रुकने की बात, उस पर हम लोग धीरे धीरे करके आते हैं। जो लॉस ऑफ वर्क है, हंगर है, ये आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या सरकार की है और समाज के जो बाकी जागरूक लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे गार्जियंस होते हैं, तो समाज में बहुत सारे गार्जियंस हैं जो एक्टिव हैं अपने अपने तरह से, बहुत संस्थाएं एक्टिव हैं, उनके भरोसे छोड़ दीजिए। अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो, बहुत आसान तरीका है, आप कोशिश कीजिए कि एम्बुलेंस कहाँ मिल सकता है, कोई सी चीज़ कहाँ मिल सकती है, डॉक्टर्स कहाँ हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ तक उसका एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाकी के बारे में भी आप हृदय रोग के जो डॉक्टर्स हैं उनके एसोसिएशन की साइट पर जाइए, वो आपको वहाँ जानकारियाँ मिल जाएंगी। हॉस्पिटल्स की साइट पर हॉस्पिटल को फ़ोन करिए, वो एम्बुलेंस भेज देंगे। ऐसा नहीं है, सारी सर्विसेज चल रही है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सब बंद है, सब बंद है, बावजूद इसके इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। व्हाट्सएप के कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू सर्विसेज मिल रही हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानिए, लोगों को भी बताइए। तो अब सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दो बड़े सवाल बच गए। इस पर हम लोग आगे की बात करते हैं। आते हैं पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज पे हम लोग आते हैं। वो ये कि अकेले होना बहुत कष्टदायक है, सचमुच। अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बंदा था, वो एक खास तरह का गेम, क्या बोलते हैं उसको, पोकर, हाँ याद आ गया। पोकर एक खास तरह का गेम होता है, वो जो आवाज नहीं, वो क्या करते हैं, उसमें पैसे वैसे लगाते हैं, करते हैं। तो ताश का खेल, वो पोकर का खेल खेलता था। अमेरिकन था। अमेरिका में बहुत सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाले लोग होते हैं। पूरा कंट्री ही रिस्क लेने की कोशिश पूरी कंट्री ने की, और अमेरिका आज उसका प्राइस पे कर रहा है। तो वो अमेरिकन था, टिपिकल अमेरिकन। उसने शर्त लगाई किसी से कि ऐसा करते हैं कि हम 30 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रह सकते हैं, यानी वहाँ पे कुछ नहीं हो, लेकिन हमें खाना मिले, बाथरूम हो और एक बेड हो और एक फ्रिज हो, और इस रह सकते हैं। तो शर्त लगे कि हुआ कि ठीक है, $1,00,000 मुझे मिलेगा तो मैं रह सकता हूँ। $1,00,000 की शर्त लग गई और वो बंदा तैयार हो गया रहने को। अंधेरे कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया। बंद करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रात दिन, कुछ भी हो, उसके लिए सिर्फ अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार। 20वें दिन फाइनली उसने SOS सिग्नल देने का उपाय था उसके पास। उसने SOS सिग्नल दिया कि भाई हम बाहर आना चाहते हैं। तो $60,000 पे डील हुआ फाइनली उसका, या 60,000 दे तो हम बाहर आएंगे। तो वो बाहर आ गया। यानी अकेलापन कोई भी हो बहुत कष्टदायक होता है। आपका डेंजियंस में, जो तहखानों में लोग डाल दिया करते थे एक दूसरे को, राजा लोग जो अपने प्रिजनर्स को डाल दिया करते थे। आप कल्पना कीजिए कि उनकी स्थिति क्या होती होगी जो बंद रहते होंगे। तो ये सचमुच बहुत भयानक है। लेकिन इस भयानक कहानी के बाद की कहने की वजह यह है कि वैसी परिस्थितियों में लोग रह लेते हैं, जीवित रह लेते हैं और कर लेते हैं। आपके पास
तो आपको सूर्य से मुलाकात होती है, चंद्रमा से, सितारों से, हवा से, फूलों से, पत्तियों से, और खिड़की से ताक झांक कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आप कनेक्टेड हैं साहब, आप सबसे कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। तीसरी चीज, मैं 1 मिनट रुकिए, एक फोन कॉल आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के बाहर से आ रहा है। मैं आपसे सबसे क्षमा मांगूंगा, मुझे वो कॉल देखने की जरूरत महसूस हो रही है और मैं 1 मिनट में हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। अभी आपके सामने ही मैं चेक कर लेता हूँ। तो पता नहीं ये मुश्किल है कि हो क्या रहा है। जस्ट ए मिनट भाई साहब, बस। वो एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक। हेलो, हाँ साहब। तो दूसरा देख रहे हैं, फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम हो रही, तो मैं वो किसी को बुलाता हूँ जो असिस्ट कर दे, क्योंकि एक जगह बैठ कर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जो इसके हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे कि जो बंद होते हैं उनके जीवन में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। वजह इसकी ये है कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी हम एक दिन में नहीं बने हैं, हम पूरे इवोल्यूशन से बने हैं। सामाजिक संबंध असल में क्या है कि आप जानवरों में भी देखिए, उनके भी हर्ड होते हैं, उनके भी समूह होते हैं, चींटियां भी कतार में चलती हैं। तो सामूहिकता सारे जीवों के लिए आवश्यक शर्त है, उनके सर्वाइवल के लिए। उसमें बहुत सारे तंत्र जुड़े होते हैं उनके आंतरिक, जिसमें उनके जहाँ इमोशन है वहाँ इमोशन, जहाँ सुरक्षा का मामला है सुरक्षा का मामला। तो ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसलिए सोशल एनिमल ऐसा नहीं कि हम अचानक बन गए, सोशल एनिमल हम बने हैं पूरे इवोल्यूशन के साथ। इसलिए हमें अकेले होने से डर तो लगता है, यकीनन अकेला होना परेशान करता है और उससे घबराने की बात नहीं है। रास्ता निकल सकता है उसका, कैसे निकल सकता है हम लोग आगे देखते हैं। तो जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं इसके, क्या पड़ते हैं वो जानने की ज़रूरत है। एक तो बहुत तनाव होता है, बहुत तनाव होता है, अकेले रहना बहुत तनाव का कारण बनता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एंग्जाइटी, जिसमें आप चिंतित हो जाते हैं, आपको घबराहट होती है। तीसरी चीज़ होती है उदासी, अवसाद। और चौथी चीज़, आज ही मैंने सुबह सुबह 2 केस देखे हैं जो बंद रहते रहते उनको अचानक लग रहा है कि वायरस आ रहा है और वायरस बड़े बड़े दांत निकाल के खड़ा देगा, मारेगा। और वायरस जो है वो अमेरिका से चला है, चीन हमारे खिलाफ वायरस भेज दिया है, इस तरह का शक वहम। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत कभी कभी होती हैं। समाधान क्या है, रास्ता क्या है इसमें? तो मैं आपको इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जिसके कि मैं ऑफिस बेरर हूँ, मैं उसकी गाइडलाइंस के आधार पे, जो हम लोगों ने जो गाइडलाइन बनाई है लोगों के लिए, उसके आधार पे मैं आप तक संदेश देने की कोशिश करूँगा कुछ। तो पहली बात तो ये है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ऐसे वक्त में जब आप सब लोग समाज में एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहे हैं, अकेले हो गए हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है, चाइना ने वायरस भेज दिया, फला समाज के समूह समाज के लोगों ने फैला दिया, या कोई आदमी आके हमारे घर में वायरस ले जा सकता है, इस तरह के जब अफवाहों का दौर चला है, उस दौर में आवश्यकता इस बात की है कि आप एम्पैथेटिक हो जाएं, लोगों के प्रति आपके मन में समानुभूति हो, सहानुभूति हो, सबके प्रति। सबसे जरूरी है वो समानुभूति। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बीमारी होती है वो किसी भी मनुष्य को हो सकती है, किसी मनुष्य तक चीजें फैल सकती हैं। यानी आपके मन में जरा सा भी किसी भी एथनिक कम्युनिटी के लिए, किसी भी नेशनैलिटी के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं। आपको ये मान के चलना है ये संकट पूरी मनुष्यता पे है और हम जो भी कर रहे हैं वो पूरी मनुष्यता के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपने लिए करते हैं तो हम सबके लिए भी करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात जो है वो ये, ऑन द डॉक्टर्स। समाज में ये संदेश जाने की जरूरत है कि सारे डॉक्टरों का
सारे सारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, एक तो वो जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, फिर अगर वो कहीं जाते हैं तो आप उन पर अगर हिंसा उनके साथ करते हैं, उन पर हमला करते हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये संदेश आप भी फैलाने का काम करें कि भाई जो कर रहा है वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, उसकी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी इज्जत करिए ज़रूर। ये इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने अपील बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में की है सब लोगों से, और ये मैसेज जाना चाहिए समाज तक। इसके अलावा जो सबसे दूसरी खराब बात होती है वो कि ऐसी बीमारियां जब भी होती हैं तो लोग कलंक लगा देते हैं, स्टिग्मा लगा देते हैं कि भैया उसको तो फला बीमारी है, वो तो कोविड वाला है। जैसे पहले कहते थे नहीं कि उसको तो लेप्रोसी का मरीज है, वो तो कोड़ फूट गया, उसको टीबी है उसका कलंक, वो पागल है उसका कलंक। आप ये जब कहते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो लोग, चूंकि ऐसा नहीं कि एक दो आदमी पर असर पड़ रहा है, इस बीमारी के जद में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा संकट यह है कि जब उस जद में बहुत सारे लोग आएंगे तो, और कलंक की भाषा अगर विकसित हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों पे कलंक का दाग लगेगा और कलंक से होने वाले दुष्प्रभाव पड़ेंगे, स्टिग्मा का दुष्प्रभाव पड़ेंगे। आखिर मुझे कोविड हो गया है, मैं दूसरे को फैला सकता हूं, इस फीलिंग वाले जो आत्महत्या कोई कर ले रहे हैं वो अकारण नहीं है। तो समाज में ये संदेश आने की जरूरत है कि अगर किसी को बीमारी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, लेकिन सहानुभूति रखेंगे उनके साथ, हम उनके साथ प्रेम का वातावरण रखेंगे। जो मरीज है वो घिनौना नहीं है, वो एक मनुष्य है, हमें उसे देखने की जरूरत है। तीसरी बात जो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में लिखा है, बोल्डली लिखा है, समझाया है लोगों को कि भाई सूचनाएं पाने का आपको अधिकार तो है, सूचनाएं पाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि सूचना सूचना ही हो, सूचना जीवन नहीं हो जाए। सुबह से शाम तक अगर आप टीवी के सामने बैठकर कोविड 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 देखेंगे तो फिजिकल इन्फेक्शन हो या ना हो, मेंटल इन्फेक्शन तो हो ही जाता है उसमें। आपको लगेगा कि मेरे दिमाग में वायरस घूम रहे हैं, मेरे हाथ में, मेरे जीवन में वायरस घूम रहे हैं। आपको वायरस आप प्लावित कर देगा, आप उसमें डूब जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से कम इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंफॉर्मेशन से डिस्टेंसिंग करें। सीमित जानकारी में दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार रिलीज जारी करती है हर समय, उस समय देखिए कहां पे देश में क्या स्थिति है। हर बात को जानना क्या जरूरी है। टीवी चैनल्स कुछ ज्यादा ही बातें लोगों को बता रहे हैं, उतनी बातें बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई किसी इलाके में छोटी समस्या हुई है, उसका समाधान करो भाई, उसको बताने की जरूरत क्या है, उसको फैलाने की जरूरत क्या है कि फला जगह ये कैसे मिला, हाँ उस शहर में फला शहर में, फला शहर के फला गली में, फला घर में, कल को आप ऐसे बताने लगी फला आदमी को। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो सूचनाओं को जरूर प्राप्त कीजिए, लेकिन अफवाहों को एकदम नहीं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए कि कोई भी र्यूमर नहीं, कोविड के बारे में कोई बात नहीं होगी, उसके अलावा कोई बात होगी। इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है हेल्थ रिलेटेड, इमोशनल वेलबींग के रिलेटेड, जरूर डालिए, उसके अलावा कुछ मत डालिए। बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। आपके अगर छोटे भाई बहन, आप युवक हैं, अगर घर में हैं, बड़ी बड़ी मामूली सी बात है, छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि हाल में घटी। मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि क्या रास्ता निकाले, कि बच्चे को साइकिल खरीदने का मन था। होली के बाद साइकिल खरीदी गई। साइकिल खरीदने के बाद जिस दिन साइकिल आई अगले दिन लॉकडाउन हो गया। अब उसको साइकिल चलाने को नहीं मिल रहा है। हालत ये हो गई कि इतना दिन तो उसने बर्दाश्त कर लिया, पिछले 3 दिनों से लगातार वो बेहोश हो रहा था। मैंने समझने की कोशिश की, वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश की, मैं समझ गया। कुछ बताया, साइंस पकड़ने के लोगों की मदद बताई कि ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो। वो कुछ नहीं था, वो बेसिकली इट वाज क्राई फॉर हेल्प कि व्हाट माय लाइफ हैज गॉन। हमने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा, साइकिल चलाना सीखेंगे, उसको भी लोग छीन ले रहे हैं हमसे। यानी उसके मन के खिलाफ बात हो रही है इस तरह कि उसका मन परिस्थितियों में कुचला हुआ महसूस कर रहा है। इट वॉज अ क्राई फॉर हेल्प, हमारी मदद करो भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा कि उससे मेरी बात करो। मैंने उससे बात की। मैंने कहा भैया बहुत आसान बात है, थोड़ी देर मैंने घुमा के कुछ और बहलाना की बात करके फिर धीरे से समझाया कि ऐसा है कि ये मामला बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और बाहर निकलोगे तो परेशान होगे, घर के लोग भी परेशान होंगे, थोड़ा रुक जाओ, कोई बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें बताई उसको। बच्चा मान गया। मैंने सबको हटा के बात की, बच्चा मान गया। बच्चा उसके हाथ से ठीक है, उसके वो होश आ गया है, आप परेशान नहीं है। कहने का मतलब ये कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, और इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पिताजी टीवी के सामने बैठ गए, माताजी
टीवी के सामने बैठ गई, किचन में घुस गई, कुछ और काम में घुस गई, या फिर वो भी फ़ोन लेके बैठ गई, वो भी लैपटॉप लेके बैठ गई। तो आदत तो वही बनी हुई है हम लोगों की पुरानी, उस आदत से हम लाचार हैं और उसकी वजह से बच्चे अनकेयर्ड रह जा रहे हैं। बच्चों को भी टीवी चला के देख लिया गया, बच्चे भी कोविड देख लेते हैं, खेलने को नहीं मिल रहा है। ये बड़ा एक संकट है, इसलिए उसको हेल्प करने की जरूरत है। बच्चे को हम कैसे हेल्प करेंगे? आपके छोटे भाई बहन घर में, कैसे उनको आप हेल्प कीजिएगा? उनको हेल्प करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप उनके साथ बात करिए। किस चीज़ की बात करिए? आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कीजिए। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट मेमोरीज एंड डायलॉग्स, यानी पुरानी स्मृतियां अगर दो लोगों के बीच में हैं, उन्हें दोहराने भर से बड़ा सुख मिलता है। तो छोटे बच्चे को आप अपनी कहानियां सुनाएंगे तो उसकी स्मृति में वो सारी की सारी चीज़ें जाएंगी और उसको मजा आएगा। आप कैसे स्कूल में खेलते थे, मेरे साथ ये होता था, मैं ऐसे ऐसे करते थे। फिर आपके साथ बहुत सारा खेल खेल सकते हैं जो बच्चों के साथ खेला जा सकता है। माँ बाप भी कर सकते हैं, आप ये बात जाके माँ बाप को भी बता सकते हैं कि भाई बच्चों के साथ संवाद कीजिए, बच्चों के साथ बताइए, पुराने एल्बम निकाल के बैठिए, आप अपने ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में, नाना नानी, सारे पुराने लोगों के बारे में बात करिए, दिखाइए, उनकी कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि ये बातें आमतौर पर घर में नहीं होती है। ये समय है कि आप अपने परिवार के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाइए। मुमकिन है कोई बड़ा संदेश उसके जीवन में आए और इस बुरे वक्त में भी वो एक नई चीज़ सीख लें। इसके अलावा उनके साथ खेलने की बात, कई चीज़ें आपकी छूट गई हैं, उनको आपको याद करने की कोशिश करिए। जैसे पुराने ज़माने में मनोरंजन के साधन जब बहुत कम थे तो लोग क्या करते थे? लोग बैठ के साथ में गाते थे, लोग साथ में बैठ करके खाना बनाते थे, यानी पिकनिक पर जाने वाली चीज़ें। अब अभी भी होती है शायद वो भी, लेकिन अब कम हो गई हैं। अब पिकनिक भी व्हाट्सएप पे ही हो जाती होगी। तो पिकनिक जैसी चीज़ आप घर में कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इस अपने अपार्टमेंट की छत पर जाकर थोड़ा खाना बना के छत पे बैठे कोने में खा लेंगे, कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आपका घर है तो बालकनी में चले गए, आंगन में बैठ के खाएंगे, आज वहाँ खाएंगे, जमीन पे बैठ के खाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, उससे पूरे परिवार में एक संवाद का वातावरण बनेगा और उससे आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम धीरे धीरे आगे बताएंगे इसमें। जैसे अभी याद आ गया, बताइए इतनी कुछ चीज़ कि आप चाहें तो अगर घर में कोई गाना बना सकता है, अगर कोई घर में नाटक बना सकता है तो बना के देखिए ना, कि छोटा सा स्किट करते हैं कि ये फला बनेगा। ये बच्चे अगर 2-3 घर में हैं तो आप कर सकते हैं कि स्किट बना सकते हैं कि भैया एक तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम वो बन जाओ, और उसके लिए कोई डायलॉग लिखेगा। तो आपके अंदर क्या है कि के अंदर एक क्रिएटिविटी भी आएगी और आपका रिक्रिएशन भी होगा। तो क्रिएशन एंड रिक्रिएशन दोनों साथ साथ चलेंगे, ये एक अच्छी बात होगी। और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने भी अपील की है, मैं भी अपील करता हूं, आप ही सबको बताएं कि तनाव को दूर करने के लिए सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना या और कोई नशा लेना गलत है। उससे तनाव कभी नहीं घटता है। अगर आपने तनाव घटाया किसी और अन्य माध्यम से तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत देगा, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरेगा, चिंता पूरी तरह हमला करेगी, आपको और बर्बाद करेगी। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं अपनी बात आपके सामने रख लूं, उसके बाद संवाद करेंगे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में हो क्या रहा है? हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि पहले क्या था। फिजिकल डिस्टेंसिंग जब नहीं थी तब भी एक तरह की मेंटल डिस्टेंसिंग तो हो ही गई थी। परिवार में, समाज में लोग नहीं मिलते थे। एक तरह की मेंटल डिस्टेंसिंग हमारी सभ्यता को ग्रसित कर चुका है। और हम वो जो फराक दिली से मिलते थे, गले जो जिस तरह से एक दूसरे के साथ साझा करते हुए सामूहिकता थी, सामाजिकता थी, वो सामाजिकता तो वैसे भी कम हो गई है। बार बार फोन आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो मेंटल डिस्टेंसिंग पहले भी समाज में थी। और कई बार आपको छोटा उदाहरण बताते हैं कि अगर मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो जाए या कुछ अनबन हो जाए, या दो भाई ही घर में रह रहे हैं, दोनों में अनबन हो जाए, तो एक तरह की मेंटल डिस्टेंसिंग हो जाती थी। लेकिन एक परिवार में रहने की वजह से दोनों, जब माँ बाप को पता चलता है, दोनों बच्चों को साथ भेजते हैं, दोनों ये काम साथ करके आओ, और दोनों जब साथ जाते हैं यानी फिजिकल क्लोजनेस आता है, तो क्या होता है कि वो आदमी क्लोज हो जाता है। तो मेंटल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के झगड़े जब होते हैं ना, तो वो जब क्लोज होते हैं तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो मेंटल डिस्टेंसिंग को दूर करने का एक तरीका हुआ करता था फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग अभी हो गई है, उसको कैसे दूर करेंगे? तो मेंटल डिस्टेंसिंग से।
कर सकते हैं। मेंटल डिस्टेंसिंग का इलाज फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इलाज मेंटली कनेक्टेडनेस, मेंटल प्रॉक्सिमिटी। उसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी थी, इसमें मेंटल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत है। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, बोलाने से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसमें मेंटल प्रॉक्सिमिटी कैसे करें, कुछ बातें जो आपको मैंने बताई, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि जो सोशल मीडिया अभी हमारे सामने है, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और कुछ और चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आपका कोई दोस्त अगर कहीं है और आपका वो बहुत अच्छा तबला बजाता है, या कोई बहुत अच्छा गाता है, या एक कोई छोटा छोटा पीस कोई किसी कविता का कि एक अगर शेयर करके हम पढ़ सकें, तो देखिए कैसे चीज़ें बन जाएंगी, एक क्रिएटिव पीस बन के निकल जाएगा कि आपने एक कविता का एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे ने एक पैराग्राफ, तीसरे ने पढ़ा, चौथे ने पढ़ा, 4-5 लोगों के जो टॉक्स जो रिसाइटेशन है सबको मिला करके एक साथ कोई आपने सिंथेसाइज किया और उसने आपके ग्रुप में डाल दिया और सबको मजा आएगा, अरे इसने ऐसे ऐसे किया। तो क्या इसको बनाने में टाइम लगता है, आप एक दूसरे से जुड़ते हैं उसमें, और फिर वो जो कविता जो पढ़ी आप लोगों ने वो मिलकर आप लोगों को जोड़ देती है। ऐसा ही आप कर सकते हैं नाटक के बारे में, कोई खास नाटक आप पीस ले सकते हैं, कोई खास कहानी उठा के पाठ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है उसका, आप स्टूडेंट से इसलिए कह रहे हैं, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ना चाहें, तमिल, हिंदी, मलयालम, जो भाषा हो, लेकिन आप उसको करके देखिए, अब वो कितना मजा आएगा। जैसे पूरी की पूरी कहानी आप डिसाइड करते हैं और एक फिल्म बन जाएगी। बहुत आसान तरीका है इस तरह से करने का। एक बात कही जाती है कि क्रिएशन और रिक्रिएशन की बात मैंने की, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस तरह से काम किए हैं। कहा जाता है कि जब शेक्सपियर के ज़माने में एक बार क्वारंटाइन किया गया था प्लेग की वजह से, तो शेक्सपियर ने उस पूरे पीरियड में टेम्पेस्ट लिख दिया। मुझे कई मित्रों से हमारी बात हुई है, किसी की 2 कहानियाँ लिखा गई, जैसे कि कुछ कविताएं लिखा गई, कोई अपने नॉवल पे काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये ऐसा कर सकते हैं आप कि आप अपने जीवन में आप छिपी हुई चीज़ों को खोज के देखिए कि आपके भीतर ऐसा क्या था, वो करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं रूटीन पे। देखिए रूटीन हमें क्यों रूटीन की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। रूटीन की ज़रूरत हमें लाइफ में इसलिए पड़ती है मित्रों कि हमारे पास करने को काम ज़्यादा है, टाइम कम है। घंटे 24 होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे सोने में गुजार दिया हमने, फिर उसके बाद अपनी देखभाल, खाना खाओ, बाथरूम जाओ, वगैरह वगैरह। इसके अलावा काम भी करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी काम तब ठीक से कर पाते हैं जब उस काम के करने लायक हो जाते हैं। यानी नहा धोवा करके नाश्ता कर लेते हैं तो हम काम करने के लिए तैयार हो गए, और हम पहले भूखे पेट काम करने जाते हैं, काम भी ठीक से नहीं होता है। तो रूटीन इसीलिए विकसित हुआ, मनुष्य ने इसलिए विकसित किया कि हमारा काम ऐसे होना चाहिए कि भाई जग गए, हमने व्यायाम कर लिया, नहा धोवा के तैयार हो गए, नाश्ता कर लिया, चलो कुछ काम करते हैं। तो आइए, यानी आपका शरीर व्यायाम कर चुका है, आप शौच क्रिया कर चुके, व्यायाम कर चुके, नहा चुके, आप नाश्ता कर चुके, अब आप काम के लिए तैयार हैं। आप सोच के देखिए कि अगर इसमें व्यवधान डालते हैं तो गड़बड़ लगती है। तो एक तो टाइम कॉन्स्टेंट, एक अच्छा से आप काम कर सके, इसके लिए यही 2 वजह रूटीन की थी हमारे सामने। अभी 1 वजह चली गई है, समय ही समय हमारे पास है, 24 घंटे पड़े हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, ये पूरा ही कर देना ये नहीं है, इतने बजे स्कूल जाना है, वहां से कॉलेज जाना है, वहां से वापस आना है, कुछ नहीं है ऐसा। जब कुछ है ही नहीं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या होता है, नहाने का टाइम 9 बजे के बदले में हो रहा है 11 बजे, नाश्ता चलो छोड़ो 4 बार, 3 बार, 1 बार के बदले में 4 बार चाय पी लेते हैं। इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रूटीन जब गड़बड़ करते हैं तो आपका पूरा दिन बर्बाद होता है, बुरी तरह बर्बाद होता है, और आप ना क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ना क्रिएटिव काम कर सकते हैं। इसके अलावा शाम होते होते एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस होता है, हॉलोनेस होता है। आपको लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, ये अजीब सा लग रहा है, सारा दिन क्या किया। वो कविता की एक पंक्ति है, जीवन क्या जिया, वही बात है, सारा दिन क्या किया, एक दिन बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप सुबह के 2-3 घंटों में आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, उस पर हम लोग महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस है, उसकी डिटेल्स में मैं क्यों जाऊं,
लेकिन वो बहुत तरह के दुख दर्द से हमारी मुक्ति करते हैं। वो हमें उत्साह, हमारे अंदर एंथुसियाज्म लाते हैं, हमारे अंदर उत्साह लाते हैं, हमारे बहुत सारे डिप्रेसिव थॉट्स का इलाज करते हैं। तो जब योग करेंगे, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर में है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन सारी चीजों के साथ साथ थोड़ी देर बैठ करके सांस पर ध्यान केंद्रित जरूर कीजिए। मैं आपके सामने बैठा हूं और रामदेव महाराज जी ने तो पूरे देश को सिखाने की कोशिश की है बहुत तरह की चीजें। वो सूर्य नमस्कार भी कुछ विद्युत गति से करके दिखाते हैं कि भाई टाइम क्या है तो वैसा कर लो, अभी तो बहुत टाइम है इसलिए वैसा कुछ मत कीजिए। शरीर के साथ, रफ्तार के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। जो इस तरह के आपको ट्रेडमिल पर चलना है, आप पॉइंट जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ भी, तो सारा कुछ करिए। लेकिन आपको करना क्या है उसमें कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, आराम से पालती मार के बैठिए, आंख बंद कीजिए और ध्यान केंद्रित करिए आप ठीक से पहले कि मेरी सांस है, बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, और कुछ नहीं। उसको भस्त्रिका कहते हैं। लंबी सांस अंदर जाए और लंबी सांस निकले। इस पूरे काम में सांस के भीतर घुसने में, निकलने में 1 मिनट का समय लगना चाहिए। कम से कम 1 मिनट का समय लगाइए ध्यान से कि लंबी सांस। हो सकता है कि सांस रोकने में किसी को कम बेसी का टाइम लगे, कोई बंधन नहीं है, लेकिन बहुत आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे 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 अंदर जाए। और इस तरह से आप 5 मिनट तो जरूर कीजिए। ये जब आप कीजिएगा तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा तो मस्तिष्क आपका बेहतर तरीके से फंक्शन करेगा और आपके पूरे शरीर में एक तरह की शांति आ जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज बहुत आसान है कि आप अपने सामने कल्पना कीजिए कि पालती मार के बैठे हैं, कल्पना कीजिए सामने एक मोमबत्ती जल रही है, उसे मुझे बुझाना है। कैसे बुझाना है? तो सांस के द्वारा। आप बैठे हैं, आप बहुत हल्के सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन एकदम धीरे, अब प्रॉपर गए, मतलब जब आवश्यक लगे सांस लेना तब अपने आप फेफड़ा सांस ले ले और फिर आप सांस छोड़िए, इतना धीरे कि आपको फील नहीं हो। अब ध्यान सांस पे रहिए, आराम से इसको चलने दीजिए। 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर आप टिक सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये 5-10 मिनट सुबह शाम अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आरामदेह भी है और कोई भार भी नहीं पड़ता है। और इससे आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कूल डाउन हो जाता है, आपके पूरे शरीर में एक नई तरह की स्फूर्ति का प्रसार होता है। ये इसलिए आपका 1 घंटा समय देने की जरूरत है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, दीवारों पर लिखा होता था, एक संस्था का नारा था कि 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। 1 मिनट में आ रहा हूं। फोन का चार्जर डालने की कोशिश करो, वहां है, 2 मिनट को कुछ उपाय करेगा, फोन डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, मैं आ गया, वो फोन के चार्ज का उपाय कर रहा था। तो 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को आप कर सकते हैं ये काम। 1 घंटा देह को देने का फैसला बहुत आसान है। जो आप रूटीन में आप आते हैं और अपना व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये आपको देह को देने वाला काम हो गया। और 1 घंटा देह को देश को देने वाला, वो तो आपको जो आप देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आप अच्छी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। पिंटू, फोन को चार्ज करने का उपाय कराओ, इसका चार्जर यहां लगाने का उपाय कराओ किसी तरह से। तो ये जो देश को सही सूचनाएं फैलाने का काम हो सकता है। आपके घर में कुछ चीजें अगर पड़ी हैं इस तरह की जो आप समाज को तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप सही अथॉरिटी का चुनाव करें, कहाँ भेजना है वहाँ तक भेजने का उपाय करिए, क्योंकि समाज में लोगों को बहुत तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और वहाँ वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो ये 1 घंटा देश के लिए सोचिए, जानिए, देश के बारे में विचार कीजिए और जो आप कर सकते हो करने के बारे में सोचिए। इसके अलावा अगर तब भी कोई परेशान है, जो बहुत कॉमन है, मेरे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स जो अभी आ रहे हैं वो इसी बात के आ रहे हैं कि मन बहुत घबरा रहा है, अचानक धड़कन बढ़ती है, पसीना आने लगता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, लगता है पता नहीं क्या होगा।
आप, मैं पूछता हूँ क्या साहब बीमारी से? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम बहुत समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, हम जानते हैं कि हम अगर अच्छे से अपने को रखते हैं तो कुछ हमको नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी हम परेशान हैं। इसको कहते हैं मित्रों पैनिक डिसऑर्डर। एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो अचानक शुरू होता है और आपकी धड़कन बढ़ेगी, आपको पसीने आएंगे, बाथरूम जाने का मन करेगा, घबराहट होगी, मुंह सूखेगा, आपको लगेगा कि जिंदगी मेरी बेकार है, पता नहीं जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। या मैंने चार्ज कर लिया, ठीक है। तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर का इलाज कैसे करें? पैनिक डिसऑर्डर का इलाज करना बड़ा आसान है। पहली बात तो ये कि पैनिक जो सबसे कॉमन एंजाइटी इस समय हो रही है वो एक अजीब सी बीमारी, जैसे आती है वैसे चली जाती है। यानी अगर आप घबरा रहे हैं तो बस घबराएंगे, थोड़ी देर फिर ठीक हो जाएंगे। यानी मन को ये बताने की जरूरत है कि घबराहट ही है और इसकी उम्र कम है, ये 5 से 10 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। मैं भी जिंदगी में घबराया हूँ, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे कोई पैनिक डिसऑर्डर नहीं हुआ, खूब होता है, मुझे भी हुआ है। तो क्योंकि जब से जानकारी हो गई इस बीमारी के बारे में और जब भी पैनिक हुआ मेरे को, मैंने यही समझाया कि पैनिक जी आप जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, आप थोड़ी देर के लिए आएंगे, हंगामा करेंगे और फिर निकल जाएंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। मैं थोड़ी देर आँख बंद करके बैठता हूँ, बिस्तर पर लेटता हूँ या उठ के कुछ और करता हूँ, मैं आपसे निपट लूँगा। मैं आपको समझाता हूँ। आप भी अपने को अगर जब भी कभी किसी को हो, समाज में लोगों को बताइए कि इस तरह का डिसऑर्डर कभी हो, घबराहट हो, तो खुद को समझाएं कि चीज़ जाने वाली है। फिर इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, 2 बहुत सिंपल फार्मूला तरीका बताता हूँ। एक तो आप 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ जैसे आपको कोई मसालेदार कोई चीज़ है, कोई खट्टी चीज़ है, नींबू का रस गाड़िए, जीभ पर टपकाइए, है ना, या कोई नींबू नमक दे के ऐसा कुछ शरबत बना लीजिए उस बीच में घबराते घबराते और फिर उसको पीजिए। आपके जीभ पर जब जाएगा चटपटा स्वाद और ठंडा पानी, आपकी तबीयत बदल जाएगी। तब भी अगर ना घटे, आप जाइए अपने फ्रिज से बर्फ निकालिए, एक कपड़े में उसको रखिए और अपने चेहरे को ठंडा करिए। आपको लगेगा कि वो जादू की तरह काम किया, वो चीज़ें आपके अंदर से, घबराहट वाली चीज़ गायब हो गई है। असल में क्या है कि ध्यान वहां केंद्रित हो जाता है घबराहट पे। आपका ध्यान जब जैसे ही ठंड पे गया, जैसे ही स्वाद पे गया, जैसे ही तृप्ति पे गया, आपका ध्यान हट गया वहां से और चीजें बदल जाएंगी, फिर आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। दूसरी चीज होती है, अगर ये घबराहट बार बार तंग करे, बार बार चिंतित होने लगे, तो या बंद कई बार मन बुझने लगे, अनिश्चय की स्थिति, जो कुछ लोग अकेले पड़े हैं, जैसे मैं घर में अकेला हूं, मेरे परिवार के 4 लोग अमेरिका में, बाकी एक बेटी डॉक्टर है, वो पढ़ाई कर रही है, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, तो वो जैसे मैं अपने क्लिनिक में काम करता हूँ, हॉस्पिटल में काम कर रही है, मैं अपने घर में अकेला हूँ अपने स्टाफ लोगों के साथ। तो कई बार अकेला लगता है कि घबराहट होती है, चिंता होती है, तो ऐसे, लेकिन मैं तो लोगों से कनेक्टेड हूँ, लोगों का इलाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो अकेलापन महसूस नहीं होता है। लेकिन बहुत लोगों को होता है और वो अगर ग्रस्त ले तो आदमी उदास हो जाता है। और उदास आदमी के जो लक्षण है बहुत आसान है कि आप अगर 10-15 दिन तक लगातार, जो 15 दिन बीते उसमें अधिक दिनों में आप उदास ही रहे, आनंद की चीज़ों में रुचि कम हो गई, आपको निराशा लगने लगी, आपको लगने लगे कि सब कुछ अंधकारमय है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, ये जो लक्षण हैं, या मैं नालायक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिंदगी बेकार है, मर जाना चाहिए, ऐसी अगर कोई भी चीज़ किसी को सताए तो इसको कहते हैं डिप्रेशन है। इसी में कई बार आत्महत्या के विचार भी आते हैं और कुछ लोग गड़बड़ भी करते हैं। तो मित्रों, मैं आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, विनय कुमार साइकियाट्रिस्ट एंड राइटर ऐसे लिखा होगा, उसमें सर्च करेंगे। उसमें मैंने 2 दिन पहले डाला था, मैं फिर से उसको रिफ्रेश कर सोच रहा हूँ कि रोज एक बार रिफ्रेश कर दूँ उस चीज़ को। उसमें एंजाइटी डिप्रेशन के सेल्फ डायग्नोसिस के लिए मैंने चार्ट डाल दिया है।
उसमें आप खुद से स्कोरिंग कर सकते हैं, उसमें पॉइंट्स दिए हैं, उसमें दिए हैं कि अगर आपको ये है तो एक इतना है तो 2 पॉइंट दीजिए, ऐसे करके कट ऑफ पॉइंट भी डाल दिया है। और अपने एंग्जाइटी डिप्रेशन का आप डायग्नोसिस खुद कर सकते हैं, बड़े मजे में कर सकते हैं। और अगर उस तरह की परेशानी किसी को भी समाज में हो रही हो तो आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए उस संदेश को, और उसके बाद उसका इलाज के बारे में सोचिए। मनोचिकित्सक पूरे कंट्री में, पूरे देश में उपलब्ध हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी .org, इंडियन जो कि स्पेलिंग वही है, साइकियाट्री का स्पेलिंग वही है, जो साइकियाट्री का होता है, सोसाइटी का वही है, और .org इस साइट पे आप जाएंगे, पूरे देश में 600 डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, आप उनमें से किसी को संपर्क कर सकते हैं। जो मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपके इष्ट मित्र में किसी को परेशानी हो, मैसेंजर्स के थ्रू आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपसे अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और हम लोग बात करके समाधान निकाल सकते हैं। तो ये उसका है। और मैंने साइकोसिस वाला किस्सा तो बता ही दिया। एक और जो बीमारी का जिक्र किया था, कुछ लोगों को लगता है कि मारने आ रहा है, किसी ने दुश्मन ने वायरस भेज दिया, हमारे घर में घुसा दिया। तो स्ट्रेस जब बहुत बढ़ता है किसी के मन में, तो उसको इस तरह से भी कई बार उसका दिमाग हो जाता है, उसका मन टूट जाता है, उसका जो विवेक है वो खंडित हो जाता है, और उसके बहुत सारे वहम होने लग जाते हैं। उसको लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरी शिकायत कर रहा है, कोई मार देगा। वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो साइकोसिस होती है। क्योंकि डिप्रेशन वाले समझ लेते हैं कि मैं उदास हूँ, लेकिन साइकोसिस वाले मानते हैं कि नहीं, ये सच यही है कि चाइना का वायरस मेरे घर में घुस आया है और कोई प्लान कर रहा है, या कोई मेरे घर में वायरस फेंक गया है, मेरे घर में कोई थूक के वायरस फेंक दिया है, उसने साजिश की है मेरे साथ। तो इस तरह के वहम होते हैं, उनका इंसाइट खत्म हो जाता है, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई समाज में दिखता है तो उसके लिए भी मनोचिकित्सक से संपर्क करने की ज़रूरत है। और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट को आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पर जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम डॉक्टर का चुनाव करें। इसके अलावा बहुत सारे परिवारों में मानसिक रोग के रोगी हैं। उसमें एक रोग होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षणों में एक बड़ा कॉमन लक्षण है कि वो मरीज बार बार हाथ धोता है। और अभी जो दौर चला हुआ है, इसमें कहा जा रहा है लोगों को आप बार बार हाथ धोइए, खूब हाथ धोइए। आप सोच के देखिए कि जब आम लोग डर के मारे हाथ धो रहे हैं इतनी बार कि नहीं हम कुछ भी छू रहे हैं तो हाथ धो लेते हैं, चेहरा को नहीं छूते हैं, तो जो व्यक्ति पहले से परेशान है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, जो बार बार हाथ धो रहा है, मैं एक हल्का सा बता दूं कि क्या होता है उसमें होता यह है कि मरीज के मन में एक विचार आता है जो जैसे हाथ धोने में ये होता है, उसको लगता है ये कुछ गंदा है जो साफ नहीं हुआ है, और उसको साफ करने की कोशिश करता है, बार बार करता चला जाता है। तो एक्जैक्टली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस तरह के बहुत सारे विचार आते हैं, कंटामिनेशन का विचार, जहर का विचार। तो अभी हमने कुछ केसेस तो हमने देख भी लिए इस बीच में कि जिनको लगता है कि मेरे घर में विषाणु आ गया है, वायरस आ गया है, कुछ हो गया, यहाँ है, इसको धो, इसको पोछो, यानी उनका धोना पूछना पड़ गया है। तो जो पहले से बीमार हैं उनकी बीमारी बढ़ जाती है, चाहे वो एंग्जाइटी के मरीज हों, पैनिक डिसऑर्डर के मरीज हों, या डिप्रेशन के मरीज हों, साइकोसिस के, उनको जो ये दबाव चौतरफा पड़ रहा है, इससे उनकी तकलीफें बढ़ रही हैं बहुतों की, और लोग संपर्क कर रहे हैं, उसका इलाज होता है। तो समाज में संदेश पहुंचाइए कि अगर कोई पहले से किसी के घर में बीमारी है तो उसको मनोचिकित्सक से संपर्क करने की कोशिश करें, और उनका इलाज टेली साइकियाट्री के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से, यानी बिना संपर्क में आए केवल वीडियो कॉल के थ्रू बात करके भी किया जा सकता है। और ये पूरे देश में सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और पूरे देश में ये चल रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात एक ये है, एक बड़ी चिंता जो है लोगों की, कि क्या सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्या ये प्रलय आने की स्थिति आ गई है। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। कयामत जो है वो एक मेटाफर है, एक बिंब है, एक कल्पना है। आप सोच के देखिए, विज्ञान ने लोगों को ये बताया है कि जो मनुष्य का विकास हुआ है वो एक इवोल्यूशन में हुआ है, एक कोशिका से 2 कोशिका का के प्राणी, और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर बहुत सारी कोशिकाओं वाले जटिल प्राणी बने, और उसमें कितने कितने तरीके से। तो ये जो जिस तरह से हुआ है वो लगातार चला है, इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए, सृष्टि नष्ट नहीं होने वाली है, ये वायरस नष्ट नहीं करने वाला है। अगर विवेक न होता किसी के पास तब आसान था,
लेकिन अभी ये विवेक है लोगों के पास, अभी विवेक लोगों के पास है। हमें ये मालूम हो गया है कि वायरस जो है वो सड़क पे नहीं जिंदा रहेगा, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, वो एक जीवित कोशिका में रहेगा, तभी वो जीवित रह सकता है और तभी वो अपने को बढ़ा सकता है, 1 से 2, 2 से 4 कर सकता है। तो हम जो ये डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, यानी उसको कोशिश कर रहे हैं कि वायरस अकेला पड़ जाए, खत्म हो जाए, तो वायरस खत्म होगा। हमारे पास विवेक है, विज्ञान की जानकारियां हैं, वो हमको बल दे रही हैं, हमारे पास हौसला है, हमारे पास साधन है, हम उससे निपट लेंगे इसके द्वारा। इसके अलावा वैक्सीन बनने की भी सूचना है। वैक्सीन को इस्तेमाल के लायक बनाने में, यानी बहुत टेस्ट वेस्ट करते करते धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल के बाद का समय लगे, हो सकता है इस बीच में हम वायरस को मारने के लिए सही ड्रग्स का इस्तेमाल कर लें, कई इजाद कर लें। चीज़ें चल रही हैं, कुछ कॉम्बिनेशन कारगर दिख भी रहे हैं। तो अगले कुछ समय में हम ये हासिल कर लेंगे और सृष्टि पे कोई खतरा नहीं है। तो जो लोग इस तरह के भविष्यवाणी करके घूम रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि बस हमने कहा था, नॉस्ट्रेडेमस ने जो कह दिया, फलाना ने जो कह दिया, कलयुग भी खत्म होने वाला है टाइप का चीज़, उसका भगवान नई दुनिया बनाएंगे, जैसे बकवास भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। सबको बताइए कहीं कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया इसी गति से चलेगी। जितनी मौतें हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा मौतें अलग अलग तरीक़ों से हुई है। हैज़ा ने मारा है, प्लेग ने मारा है, टीबी ने मारा है लोगों को, इन्फ्लुएंजा ने मारा है, ऐसी बहुत सारी मौतें, मौत के जो सौदागर हैं वो सभ्यता के रास्ते में आए हैं और सब खत्म हुए हैं। अब हमारा विवेक जाग गया है, समझदारी जाग गई है, इसलिए हमें इसे डरने की जरूरत कतई नहीं है। मृत्यु पूरी सृष्टि को नहीं मारती है, मृत्यु अकेले अकेले मारती है। मृत्यु के पास इतनी शक्ति कभी नहीं होती कि पूरी सभ्यता को एक साथ मार दे। कहने का मतलब ये कि अगर हिंदू माइथोलॉजी से मिटा पढ़ लें कि यमराज एक साथ पूरी दुनिया के प्राण लेकर के जहां वो जमलोक में रहता है जा नहीं पाएगा। इतनी ताकत यमराज के पास नहीं है कि सबके प्राण ले ले। वो इक्का दुक्का ही ले सकता है, और बचाने का जो तरीका है, बचाने वाला जो है वो है। इसलिए सभ्यता को कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां से आगे जीवन, ये बातें बहुत लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हो सकता है कि ये 6 महीना चले, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो सिद्धांत की है उसका पालन हमें करना पड़े अगले कुछ महीनों तक, हो सकता है 1 साल तक करना पड़े। हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम करेंगे, जरूरी भी है। आप सोच के देखिए, मेरे एसोसिएशन की मीटिंग अब तक अगर ये सब खुला होता तो हम फिजिकली अपने एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी है उसके लोग अब तक 1, 2, 3 ऑफिस में 2 बार मिल चुके होते और 1 बार काउंसिल मीटिंग जिसमें 100-150 लोग आते। सारी मीटिंग कैंसिल हो गई। अब हम जूम टेक्नोलॉजी के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं। पैसे भी हमारे बच रहे हैं सोसाइटी के, कोई खर्चा नहीं हो रहा और अच्छी बात हो रही है और फैसले फटाफट हो रहे हैं। अभी हम अगले शनिवार को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कोई 27-28 लोग शामिल होंगे। उसके अगले हफ्ता हम 100 लोगों की मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें 1 by 1 सब प्रेजेंट करेंगे और 2-4 लोग उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये इस तरह से हम वेबिनार कर रहे हैं, अपने सारे डॉक्टर्स को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लोग स्कूल से पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे के समय में हमने बहुत गाड़ियां चलाई हैं, बहुत पेट्रोल जलाए हैं, हमने धुआं उड़ा के रख दिया है अपने फेफड़े का, समाज का, प्रकृति का, नदियों का, सबका। अगर कोरोना हमें ये लेसन देने के लिए आया है कि हम कैसे प्राकृतिक वातावरण में अपने को जीवित रखें, हम ऐसे अपने शहर को रखें कि जलंधर से और लुधियाना से हिमालय दिख जाए। दिल्ली में अगर आप हैं और जमुना किनारे जाएं तो वहां का पानी न महके और पानी साफ हो। गंगा परियोजना के करोड़ों रुपए, कई हजार करोड़ खर्च करने के बाद वही कचरा, और इतने दिनों में गंगा का पानी दिखा रहे थे बनारस वाले और बाकी शहरों वाले, कानपुर जैसी जगह में पानी साफ हो गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मेरा टूथपेस्ट और शेविंग का जो क्रीम होता है वो खत्म हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो, तुमने कहा टूथपेस्ट वाले को काटा, फिर उसके अंदर से निकल गया, जो कि दुकान बंद हो गई थी, अब खुलेगी शायद शाम में। क्या किया जाए, तो उसको काट के उसे लगाया ब्रश और ब्रश कर लिया। कितनी अच्छी बात है। पहले हम ऐसे किया करते थे। हमें जो अतिरेक हुआ है हमारे पास साधनों का, सुविधाओं का, हम लोग ऐसे भोग करने लगे हैं कि चीजें बेकार हुई फेंक दो। शेविंग क्रीम के साथ भी कुछ वैसा ही करना पड़ा, पानी डाल के उसको टेक्नोलॉजी लगाया गया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो आप आवश्यकता इस बात की है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी को
और कम से कम साधनों में बेहतर जीवन कैसे जिए, इस पर अमल करने की ज़रूरत तो पक्का आ गई है। सफाई का अर्थ हमारे गुरुजी ने बताया था स्कूल में कि सफाई का मतलब होता है सब कुछ का फ़ायदेमंद इस्तेमाल। वो आपको हम सबको करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो बहुत ज़रूरी होगा कि सब कुछ का फ़ायदेमंद इस्तेमाल। कचरा सही जगह जाए, कचरा कम पैदा करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो या जीवन में और चीज़ों का कचरा हो। प्लास्टिक से बचना होगा, जीवन को प्रकृति के पास लेके जाना होगा, प्रकृति को अपने पास रखना होगा। और साबित तो नहीं हुआ है अभी तक एग्जैक्टली कि अखाद्य खाने से होता है, लेकिन खाद्य अखाद्य की एक समझ है। जानवरों में आप देखिए वो वही खाते हैं जो उनको खाना चाहिए, और अखाद्य खाने से कुछ भी हो जाता है। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनको भिक्षा में जो मिलता था वही खाते थे। कहीं गए, उनको कोई बासी पका हुआ नॉनवेज आइटम मिल गया खाने को, खाने के बाद पेट खराब हुआ, बुरी तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और गौतम बुद्ध दुनिया से गए। तो अखाद्य किसी को नहीं छोड़ता है। तो खाद्य खाद्य की समझ विकसित करने की जरूरत होगी। और अगर हाथ दोनों के धुले हुए हैं तो मिलाने में बाद में कहाँ दिक्कत होगी। अगर सब हम लोग साफ सुथरे हैं, किसी के फेफड़े में विषाणु नहीं है, तो हम फिर से गले भी मिल सकते हैं, हमारी सांसें भी एक दूसरे के साथ उत्तम गुत्ता हो सकती है, जीवन चलेगा, प्रेम भी जीवित रहेगा। इस छोटे सी बड़े ख्याल मैंने बहुत देर बकबक कर ली। मैं कोशिश करता हूँ कि अब आपके सवालों पे आने की कोशिश करता हूँ, और उसके माध्यम से अब आगे भी कुछ सवाल हैं तो आप पूछिएगा और मैं देने की कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब। हेलो एवरीवन, बहुत लोग हैं, अजय राजपूत है, जितेंद्र सिंह, अभिषेक, सबको नमस्ते। नमस्ते पहले नहीं कर पाया क्योंकि शुरू करने में बहुत देर हो गई थी और मुझे लगा कि नहीं, बात कर देनी चाहिए पहले। आशुतोष जी हैं, अभिषेक दुबे हैं, बलजीत कौर हैं, देखिए दिल्ली का यही पुरुषोत्तम आर्या हैं, मणिका जैन है, रामस्वरूप जी हैं, विजयमणि त्रिपाठी, कहाँ, तो बहुत सारे लोग हैं और हम उनको देख रहे हैं। इस पे मित्रों एक दो सवाल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें सजेशन फॉर किड्स, समटाइम्स वी डोंट रीड देयर माइंड ड्यू टू बिग गैप बिटवीन आवर ब्रेन। मित्रों बहुत आपका सवाल बहुत वाजिब है। इस सवाल के बारे में यह है कि किड्स को आपको पता है कि उनको थोड़ी हवा चाहिए, जहाँ हवा है थोड़ी हवा उनको दीजिए। आपको पता है कि माइंड रीड नहीं करते हैं तो उनको खाना कब देना है या माँ को पता होता है कब खाने का टाइम वो करती है। दूसरी चीज़ कि उनको चाहिए फिजिकल कांटेक्ट बच्चे को। तो घर के भीतर जो लोग हैं और सबको पता है कोरोना नहीं, वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या भैया, तो बच्चे की मालिश हो। अगर किड्स की बात कर रहे हैं तो उनकी मालिश हो। अगर वो बात करने के लायक हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो उनके जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, जितना भी इंटेलेक्ट बना है उनमें, उसके हिसाब से अगर वो कहानियाँ सुनते हैं तो कहानियाँ सुनाइए, कविताएं सुनते हैं कविताएं सुनाइए, चित्र बनाते हैं चित्र बनाने में मदद करिए। चूँकि उसके लिए चाहिएगा एक पेंसिल कागज चाहिए। अगर आपके पास पेंटिंग का सामान नहीं है तो जो भी आपका उसके थ्रू पेंटिंग कीजिए। चलो आज स्केच ही बनाते हैं, कलर हम लोग ले आएंगे कल, और फिर आप बच्चे को बना के कुछ और आप कोई घर में कुछ कलर्स का प्लान कर सकते हैं। घर में बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है कलर करने में। तो आप बच्चों के साथ वो कलरिंग मटेरियल लेके बैठिए। बच्चे प्रिटेंड गेम बहुत खेलते हैं। प्रिटेंड गेम यानी कि तुम ये बनो हम ये बनते हैं, तुम वो बनो हम वो बनते हैं। तो हम लोग कर देंगे तुम डॉक्टर हो, हम बीमार हैं, दिखाने आते हैं, कितनी फीस होगी, तो पैसा देने का नाटक करो। इस तरह के बहुत सारे खेल होते हैं। तो बच्चों के साथ प्रिटेंड गेम खेलने की कोशिश करिए। इसमें वो अपना मन भी खोल देंगे और सारे संवाद भी बन जाएंगे और उनकी शारीरिक और मानसिक देखभाल दोनों हो जाएगी। आनंद राज जी पूछ रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसे समय में स्ट्रेस को कैसे निपटा जाए। मित्रों मेरा ख्याल है मैंने पूरी बात कह दी है कि स्ट्रेस को कैसे निपटा जाए, लेकिन स्ट्रेस के बारे में एक खास बात यह है कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस।
ये स्ट्रेस जरूरी स्ट्रेस है, अच्छा स्ट्रेस है। हमारे सारे डॉक्टर्स स्ट्रेस में हैं जो काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, सरकार के बहुत सारे पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं सब स्ट्रेस में हैं। लेकिन उस स्ट्रेस में वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग खाना बना के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब स्ट्रेस में हैं, और वो उसको पहुंचाने तब भी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया है। जो कुक 200 300 का खाना बनाता था वो 2000 का खाना बना दे रहा है। यानी ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हमारे पर आए तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। डिस्ट्रेस वो है जो हमारे एबिलिटी टू वर्क को कर्टेल कर दे, हमें काम के लायक नहीं छोड़े। मैंने आपको जो रास्ते बताए रूटीन को मेंटेन करने का, वो डिस्ट्रेस को यूस्ट्रेस से बताने का तरीका वही है कि जो डिस्ट्रेस है उसको आप यूस्ट्रेस पे कैसे बदल सकते हैं। यानी जैसे वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, जैसे वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, वैसे ही स्ट्रेस के लिए भी आपको क्षमता चाहिए। इसीलिए जैसे कहते हैं वैक्सीन ना, कि वैक्सीन से वायरस से बचता है, स्ट्रेस के बारे में माना जाता है कि स्ट्रेस इनोकुलेशन, जैसे वैक्सीन को आप बॉडी में इनोकुलेट करते हैं, उसका लो डोज देते हैं कि बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए, उससे लड़ दे, उसी तरह से स्ट्रेस का भी इनोकुलेशन होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आदमी के जीवन में डालो, उसको टास्क दो और फिर वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये जो पूरी समझदारी से अगर इस स्ट्रेस को अगर हम देखें और मैनेज करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए स्ट्रेस इनोकुलेशन होगा, व्यक्ति के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, पूरी मानवता के लिए। इसको एक माना जाए कि एक स्ट्रेस इनोकुलेशन है, और इस स्ट्रेस इनोकुलेशन का इस्तेमाल हम अपने अंदर स्ट्रेस लड़ने की क्षमता के विकास में लगाएं। मेरा ख्याल है आनंद जी के सवाल का जवाब मिल गया, किड्स का भी मिल गया। हाँ, रविंदर पंत जी, मेरा ख्याल है आप तो पढ़ाते हैं वहाँ पे, साहब आपसे बात हुई थी, राधर आप ही श्रीधरम जी के बाद आपने बात की थी। आप पूछ रहे हैं कि इवन व्हेन लॉकडाउन गेट्स ओवर इन फ्यू वीक्स वी नीड टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस फॉर लॉन्गर पीरियड एज टच, आई कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैटर। So how we maintain, nurture our social relationship effectively? Very good, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि आपके जो गुरुजी लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, टीचर्स हैं, वो नौजवानों के दिल को अच्छी तरह समझते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे संबंध रखा जाए। ठीक है, जब घर से बाहर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो टेम्पटेशन तो होगा कि हम क्लोज चले जाएं, हम हाथ मिला लें, दोस्त के गले मिल लें और बात कर लें। लेकिन अगर कॉलेज खुलेगा, आप चाहते हैं, तो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक सरकार जो कहती है, दरअसल वो विशेषज्ञों की भाषा को आदेश बनाकर कहती है। सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, सरकार तो कुछ नहीं, एक ढांचा है, वो ढांचा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर का है साइंटिस्ट के पास। तो वो चीज़ वहाँ जो कहती है, इसलिए वो साइंटिस्ट का सजेशन मान कर उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा था टच से बचा जा सकता है, बिना छुए कुछ दिन रहा जा सकता है दोस्तों को। आई कांटेक्ट तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 6 फीट की दूरी पे आप अगर खड़े हैं तो आंखें में आंखें नहीं डाल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से ये भी इनोकुलेशन ऑफ गुड इमोशन में होगा कि भाई हम छू नहीं रहे हैं और दूर से आंखें मिला रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये कम सुखद नहीं है कि हम नहीं छू रहे हैं और आंखें मिला रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, और हम ठीक है, जब सब ठीक होगा तो हम हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, मिल के चलेंगे, लेकिन तब तक हम आंखें मिलाएंगे। तो 6 फीट की दूरी से आंखें कैसे बात करेंगी, ये तो बड़ा आसान है। आंखें मिल सकती है, उनमें संवाद भी हो सकता है। और बाकी चीज़ें जिसमें फिजिकल कांटेक्ट का है, यकीनन उस पर तो अमल नहीं ही करना है, उससे बचना है, हर हाल में बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। अनुप्रिया अरोड़ा जी पूछ रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुप्रिया जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। वो ये कि बिजनेस अगर स्टॉप हो जाए तो उससे जो स्ट्रेस हो रहा है, हाउ टू मैनेज दैट, मॉनेटरी इश्यूज आर देयर डेफिनेटली। देखिए, आदमी का जो शरीर है ना, वो एक मॉडल है पूरे संसार का। अगर किसी का पैर कट जाए, खून निकलने लगे, तो शरीर बहुत अच्छे से मैनेज करता है उसको। कैसे मैनेज करता है कि वो वाइटल ऑर्गन्स को, कि जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो मर जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, उस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन देना शुरू करता है, उसको प्रायोरिटाइज, जैसे किडनी को देगा, आइज को देगा, ब्रेन, हार्ट को देगा, डेफिनेटली मुझे कहना चाहिए था वहीं से, हार्ट को देगा, ब्रेन को देगा, हार्ट को देगा, किडनीज को देगा, आइज को देगा। तो ऐसे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनका ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो मर जाएगा, तो उसी हिसाब से करता है वो। और करता ये है कि जो ऑर्गन सबसे वाइटल है उसका सप्लाई वो लास्ट तक मेंटेन करता है। यानी अगर खून बह रहा है और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले शरीर के बाकी अंगों का जाएगा, हाथ पैर का जाएगा, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगेंगे, उसके धीरे 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 फिर किडनी का जाएगा, आंखों का जाएगा, फेफड़े का जाएगा, इसका जाएगा, फेफड़े पे कम हो जाएगा, फिर हार्ट का भी जब चला गया तो ब्रेन को जाएगा। यानी इसलिए ब्रेन सबसे अंत में मरता है। ब्रेन अगर जीवित है तो चीजें वापस आ सकती हैं। ऐसी आपात परिस्थिति में आपको यही करने की जरूरत है कि हम अपने आप को कैसे सरवाइव करें। लॉसेज अपनी जगह पे हैं, क्या करेंगे? हम अगर जीवित रहेंगे हम फिर से खड़े हो जाएंगे। जो लोग आप देश ने पार्टीशन झेला है और पार्टीशन के बाद सब कुछ खो के जो लोग आए, और हम तो ऐसे 100 से कम लोगों को नहीं जानते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था और उनके पास आज बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो बहुत संपन्न लोग हैं और लोगों को, हजारों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य अगर जीवित रह लेता है तो सब कुछ कर लेता है। इसलिए अभी 2 चीज को बचाने की जरूरत है, अपने को, अपने परिवार को और अपने भीतर की मनुष्यता को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के घाटा को भूल जाएं। मान ले कि 2 महीने बिजनेस नहीं हुआ, मान लिया कि इस साल में हमने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया तो हम 3 लाख कमाते थे महीने में, या महीने में 1 लाख कमाते थे, अब हम 20 लाख कमा रहे हैं। मान लिया कि हम चले गए इस साल में 1 लाख वाले पुराने पे, सब खर्चा वर्चा काट के। लेकिन जो आपके स्टाफ्स हैं उनको, मैं भी, मेरे सिस्टम में भी, मेरे क्लिनिक के साथ ही काफ़ी लोग जुड़े हैं और हम तो सबको सैलरी दे रहे हैं, सबको जिसको एडवांस चाहिए, जिसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो सारी समस्या का टोटल पेमेंट करना, हम तो इस तरह से कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एग्जैक्टली यही मॉडल सबको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप और आपके साथ काम करने वाले लोग जीवित रहेंगे तो फिर वो चौगुना मेहनत करके आपके बिजनेस को बढ़ा देंगे। उसको बचाने की ज़रूरत है और इसलिए बिजनेस मनुष्य को बचाइए, आपके पास है उस रिजर्व से अपने आप को बचाइए और उसका बिजनेस बच जाएगा। अगला सवाल है हाँ, लॉकडाउन के बाद किड्स को हम सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए कैसे कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल, उनके लिए सरकार और स्कूल के द्वारा सोचा जाएगा, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हो सकता है कि ऑनलाइन स्कूलिंग की व्यवस्था बहुत सारे स्कूल करें, बहुत सारे स्कूल इस तरह से करें कि भाई बच्चे बस में इस तरह से आए कि उनको डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लाया जाए। उसी तरह से वहाँ बैठने की व्यवस्था उस तरह से की जाए क्लासरूम्स में। स्कूल्स बंद रहे हैं, स्कूल्स में कुछ अलग तरह से पढ़ाने का कोई उपाय किया जाए। मैं इस पर बहुत नहीं सोच पा रहा हूँ। व्यवस्था निश्चित रूप से, कहावत है ना कि I'll cross the bridge when it comes, तो जब सामने आएगा तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल ही जाएगा उसका भी। हाँ, अभी लिखा है श्रीधरम जी ने कि जैसा मनीषा जी ने कहा रचनात्मकता के नाम, मनीषा जी, मेरा क्या, अरे वाह, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी देश की प्रसिद्ध लेखिका हमारे साथ हैं, इस टॉक को सुन रही हैं। मेरा ख्याल है मनीषा जी पर्यावरण पे बहुत सारी बातें कहती हैं, बहुत सारी बातें कहती हैं। और जो मैं उनके जो उनका जो फेसबुक पेज है उस पर कुछ पढ़ के मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। उसका इस्तेमाल आखिर में जो बात कही थी आपको पर्यावरण के साथ कैसे जिए, उसमें वैसे ही पर्यावरण प्रेमियों और पर्यावरण चिंतकों से संदेश लिया गया है। मनीषा जी का सवाल यह है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लॉकडाउन को कैसे खोलें? ये सवाल दरअसल डॉक्टर मोड में होने की वजह से वहाँ तक पहुँचने में मैं थोड़ा फंबल करते हुए पहुँचूंगा कि क्रिएटिविटी का जो लॉकडाउन है उसको कैसे खोलें। बहुत अच्छा, ऐसा ये है कि क्रिएटिविटी पर का लॉकडाउन खोलने का जो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो यही, जितने भी दुनिया में बड़े लेखक हुए हैं उनकी जीवनी जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ दिखती है। जैसे अभी निर्मल जी के बारे में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पता लगा कि निर्मल जी सुबह का समय उनका अपना होता था।
एकदम अपना, कि हम सुबह उठेंगे, क्योंकि आप जब सो के जगते हैं तो आपके दिमाग में कुछ बातें होती हैं और आपका दिमाग खाली होता है, तो उन जो विचारों के बीज हैं उनको पानी वानी दे के बड़ा करना आसान होता है। तो कुछ घंटे आप अपने साथ होते हैं और उसमें आप कुछ काम को करते चले जाते हैं। तो उसी तरह से एक खास माहौल तो क्रिएट करना होता है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, अगर आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, तो एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सन्नाटा तो है, और वो सन्नाटा व्यापता है। वो सन्नाटा व्यापता है तो आप जो लिखेंगे उसमें सन्नाटा ही एक रस संचारी भाव बन के घुस जाएगा। ये भी संकट है। और उसमें फिर आप उबाऊ और एक रस चीज़ें लिखेंगे और वो डर आपको लिखने नहीं देगा, लॉकडाउन करा देगा। उसका तरीका, मैंने कुछ दिन जब राजकमल की साइट से मैं फेसबुक लाइव कर रहा था, तो मैं उसमें निर्मल जी ने एक बात कही थी स्वदेश दीपक से। स्वदेश दीपक जिनको कि बहुत गंभीर मानसिक रोग हुआ था, और अब तो हम लोगों ने शायद उनको खो भी दिया है, क्योंकि वो उनका पता नहीं है काफ़ी सालों से, और उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो हम नहीं जानते हैं क्या हुआ उनका। तो वो मानसिक रोग से बुरी तरह जब परेशान थे, रिकवर होने के बाद उन्होंने निर्मल वर्मा से एक बात कही कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। निर्मल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके घर में जितने भी पौधे हैं उनमें पानी डालिए, सुबह शाम उनको देखिए जा करके। आप अपने बालकनी में जाइए, पंछियों को देखिए, सुनिए। आप अपने आस पड़ोस में जितनी तरह की आवाज़ें होती हैं उन आवाज़ों को सुनिए, और जैसे जैसे सारी आवाज़ें आपके भीतर जब जमा होंगी तो वो आवाज़ें शब्द बन के निकलेंगी। मानता हूँ कि बहुत सन्नाटा है, मानता हूँ कि सब कुछ सन्नाटा है, प्रकृति के घर सन्नाटा नहीं है। सितारों की आवाज़ अब भी हम तक आती है। सूरज के उगने का और सूरज के मुस्कुराने और सूरज के खिलखिलाने की आवाज़ हम तक अब भी आती है। शाम को चांद अपनी अलग अलग अदाओं में अब भी आसमान में हमारे आता है और वो अपनी झलक दिखाता है, अपना संगीत सुनाता है। पंछियों पे कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे कार्टून्स आए हैं जिसमें लॉकडाउन में पंछी, आदमी बंद है और आदमी पिंजड़े में, पंछी आज़ाद। तो पंछियों की आवाज़ें हम तक आ रही हैं। हमें उनसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। हम ऐसी देख सकते हैं जहाँ प्रकृति है, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती है। इसके अलावा हम लिखना नहीं छोड़ेंगे, मन में जो आएगा उसको लिखेंगे, और इस तरह से क्रिएटिविटी का लॉकडाउन टूट जाएगा। संभव ये है कि आप जो लिखना चाहते हैं वो न लिखें, लेकिन ये भी संभव है कि आप एक ऐसी चीज़ लिखें या आपके लिखने में वो आस्वाद आ जाए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस पर तो मेरा ख्याल है क्रिएटिविटी के लॉकडाउन पे, यानी राइटर्स ब्लॉक में तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन उस पर में बात करना शायद उतना बहुत मुश्किल है इसमें। तो मैं सोचता हूँ किसी दिन इस पे एक राइटर्स ब्लॉग पे एक फेसबुक लाइव करूं, देखता हूं शायद अगर अवसर मिला तो। DMRC इशूज नोटिस टू ऑल डिप्यूटी टू ज्वाइन 28 अप्रैल। मैं समझ नहीं पा रहा है इसका कि दिल्ली में DMRC क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। दिल्ली में रहता नहीं हूँ। रेणु अग्रवाल जी का सवाल है, मेरा ख्याल है मैंने जवाब दिया था। का अच्छा सवाल, वो कहती हैं प्लीज एडवाइस ऑन हाउ टू मैनेज फियर दैट अकर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। वही तो एंजाइटी है, कारण मालूम हो तब तो सबको मालूम है कि भैया पैसे खत्म है इसलिए एंजाइटी हो रही है। लेकिन वो एंजाइटी जिसमें कारण नहीं मालूम हो उसी को तो बीमार या पैथोलॉजिकल एंजाइटी कहते हैं। उस पर मैंने बात की है। मैंने जितने रास्ते बताए थे आपको पैनिक डिसऑर्डर के, उसके अलावा अगर वो एंजाइटी लगातार 24 घंटे आपको तंग कर रही हो तो उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। उसको मैनेज करने के तरीके पर मैं बात करूँगा। अभी मैंने एक तो जो रूटीन मेंटेन करने की बात कही वो कही, उसके अलावा एक होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में आप सोचिए। अगर आपको किसी भी तरह की एंजाइटी लगातार तंग करती है तो रिलैक्सेशन के बारे में सोचिए, और वो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। उसमें करना कुछ नहीं है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका बताऊंगा कि आप एक चटाई बिछा लीजिए, उस पर आप लेट जाइए। लेटने के बाद अपने आप के कपड़े ढीले रहें, आराम से हाथ पांव फैला के एकदम आराम की स्थिति में आप लेट जाइए, और आप अपना ध्यान जहां है वहां जाने दीजिए। हो सकता है कि आपका ध्यान कनॉट प्लेस में चला जाए और आप रह रहे हो जनकपुरी में,
तो आप कनॉट प्लेस में हैं, आप अपने आप को बोलिए कि मैं कनॉट प्लेस में हूँ। चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से जनकपुरी के लिए मेट्रो जाती है, उसमें बैठ जाते हैं। मेट्रो में बैठ गए आप, मेट्रो में आप देखिए क्या हो रहा है, मेट्रो में अगल बगल कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा मेट्रो में। आपका कोई आदमी बैठा है अखबार पढ़ रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है। फिर मेट्रो चलते चलते रोहिणी पहुंच गई, रोहिणी पहुंच जाने के जनकपुरी पहुंच गई, उतर गए। फिर आप पैदल चलते हुए आप घर तक आ गए, फिर आप कमरे में आ गए, फिर आप लेट गए। या लेटने वाली बात छोड़िए, हम बैठे हैं कुर्सी पे, फिर हम कुर्सी पे बैठ गए। लेटने वाला दूसरा है जो बताएंगे अलग से। फिर आप कुर्सी पे हम बैठ गए, बैठे हैं, बैठे 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 आप अपना ध्यान केंद्रित करिए कि हम घर के अंदर आ रहे हैं या आप लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं, अपार्टमेंट में आ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान लेते आइएगा, आपका सारी चीज़ें आपके ध्यान से ओझल हो जाएंगी और आप सिर्फ शरीर पे आप आ जाइएगा। शरीर पे आने के बाद बहुत आराम से आप अपने शरीर को देखिए अच्छे से। फिर मैंने जो आपको कहा था कि आप आराम से कुर्सी पे बैठे रहे, तब भी कि मेरा ध्यान अब सिर्फ सांस पे है, कि सांस आ रही है, जा रही है। मैं अनुभव करके बता रहा हूं। तो आप जैसे ही वहां करेंगे, पूरी चेतना जो आपकी बिखरी हुई है सब तरफ, वो एक जगह फोकस हो जाएगी। जैसे ही केंद्रित होगी, आपके अंदर शांति होगी। और शांति में क्या होता है, शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कूल डाउन होता है, यानी आपके सारे जो उत्तेजना वाले हार्मोन्स हैं वो सब के सब उसके बाद सेटल डाउन होने लगते हैं। और एंजाइटी में यही होता है कि चाहे वो कारण हो या कारण नहीं हो, हमारे अंदर कैटेकोलामाइंस पैदा होते हैं और वो हमको पूरे शरीर में तूफान पैदा कर देते हैं। उसमें घबराहट होती है, आदमी सोचने लगता है, बुरी बातें सोचने लगता है और उसका शरीर बेचैन हो जाता है, तो मन बेचैन हो जाता है, सब एक साथ। आपको बाथरूम जाने का मन करेगा, यानी चीज़ें अपसेट हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका एक है कि इस तरह से आप बैठे बैठे ऑफिस में, काम की जगह पे, कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप चटाई बिछा के लेट जाइए। लेटे लेटे आप आंखें बंद कीजिए, पूरे शरीर को आप स्टिफ कीजिए और लंबी सांस अंदर खींचिए खूब कस के, एकदम इस तरह से, ऐसे लेट करके, और फिर सांस को छोड़िए, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। ऐसे आप 8-10 बार कीजिए, पूरा शरीर आपका ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद आप किसी एक अंक में आंख बंद किए हैं, लेटे हैं, आपने ध्यान केंद्रित किया एक जगह पे। आप सपोज दाहिने पैर पे आपने ध्यान केंद्रित किया कि हम एंकल ज्वाइंट पे केंद्रित कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एंकल ज्वाइंट के नीचे का हिस्सा डेड हो गया, बेकार हो गया, हिलेगा नहीं, आपको लगेगा कि ऐसा हो रहा है। फिर आप वहाँ से आइए ऊपर तक, घुटने पे केंद्रित कीजिए। घुटने के नीचे का हिस्सा ढीला पड़ गया, एकदम बेकार हो गया, काम नहीं करेगा, पैरालिसिस मार गया, उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा है, कुछ उसमें जो भी चेतना है निकल रही है। उसके बाद फिर आप थाई तक आइए, उसी तरह से दूसरी तरफ, फिर एंकल ज्वाइंट, घुटना, थाई, फिर आप कमर से कोशिश कीजिए मस्त फील करना, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा मेरा ढीला पड़ गया है, एकदम पैरालाइज्ड है, उसको हम उठा नहीं सकते हैं। उसके बाद आप पूरी पीठ पे उसी को महसूस करिए, फिर कंधे से महसूस कीजिए, कोहनी तक, कोहनी से रिस्ट तक, एक एक पार्ट को बांट के हाथ पे महसूस कीजिए कि हाथ को हम कुछ पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ बारी बारी से करते रहिए। फिर आप चेहरे पे आइए, एक बार आँख मुंह खोलिए, बंद कीजिए, फिर महसूस कीजिए मुंह में हमने कुछ रखा, उसको हवा ली, या कुछ कर सकते हैं, उसको हम चबा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत। फिर आप एक बार आँख जो खोलिए, फिर बंद कीजिए कि हमारी आँख भी नहीं खुल रही है, यानी तब उसके बाद आपने को ललाट के केंद्र में रखिए, वहां से आप देखिए कि पूरा शरीर आपका शिथिल है। और तब फिर आप उसी फीलिंग में जाइए, किसी खास तरह की फीलिंग में, कि हम एक नदी किनारे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, खूब ठंडी हवा आ रही है, खुशबू आ रही है, तितलियां उड़ रही हैं, पंखों में आवाज़ नहीं कहीं है, बहुत शांति है, अगल बगल कोई नहीं है, ठंडी हवा मुझे सुला रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। अपने ऑटो सजेशन में जाइए, थोड़ी देर महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल हो गया है। इसको आप करने की कोशिश करिए, सुबह शाम 10-10 मिनट, वो जीएडी खत्म हो जाएगा। मैंने वेबसाइट पर जाने की बात की थी, उसके थ्रू आप अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं मेरे वेब पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और जो मैं फिर से आज पोस्ट कर दूंगा, उससे असेस कीजिए और अपना उपाय कीजिए उससे। उसके बाद क्या आया और सवाल,
मेरा ख्याल है कि कृपया करके ओवर थिंकिंग को, अच्छा, इनका आनंद राज जी का सवाल है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसका कैसे ख़त्म करें। जिसको कह रहे हैं ओवर थिंकिंग का ना, तो वो बड़ा उसके लिए, हम उसके लिए शब्द जो साइकोलॉजी में तो कहते हैं थॉट रिमिनेशन। जैसे गाय है ना, गाय कुछ खाती है या बहुत सारे पशु खाने के बाद पगुराते हैं, तो हम भी एग्जैक्टली वही करते हैं कि हम लोग पगुराते रहते हैं। कोई एक विचार को पकड़ा, उसको लेके बार बार सोच रहे हैं, रिमिनेट कर रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एग्जैक्टली यही होता है कि उसके कोई मन का विचार है, उसको लेके उसी को बार बार सोच रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गंदगी का ख्याल आया तो बार बार गंदगी के बारे में सोचते हैं कि भाई हाथ तो धोया, लेकिन फिर लगता है ठीक नहीं हुआ, फिर धो लेते हैं, फिर कर लेते हैं। उसी तरह से कभी किसी ख्याल में घुस गए, मौत के ख्याल में, डर के ख्याल में, किसी चीज़ में घुस गए, तो वो चीज़ बार बार दिमाग में आती रहती है। उसको ख़त्म करने के लिए मैंने जो एंग्जाइटी को रिमूव करने के कुछ रास्ते बताए, वो तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कभी कोई चीज़ अगर करें, एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, मोमिन का शेर है मेरा ख्याल है, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन साहब ने ये बात तो खुदा के लिए कही थी या महबूबा के लिए या शायद दोनों के लिए। पोइट्री की ब्यूटी यही है कि बात ऐसी कहो कि एक साथ दोनों जगह पे तीर पहुंच जाए। तो लेकिन ये मैं कह रहा हूँ बीमारी के लिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी आप रिमिनेट तब करते हैं जब आपके सामने कोई नहीं होता है। जैसे ही घर में गेस्ट आता है, बार बार हाथ धोने वाले का हाथ धोना कम हो जाता है। यानी संपर्क और संबंध से चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि रिमिनेशन को ब्रेक करने के लिए आप किसी से बात करने लग जाइए। घर परिवार में तुरंत टूट जाएगा। कोई पुरानी चीज़ें लेके बैठ जाइए, कहिए कि भाई चलो कोई गाना बजा लीजिए इंटरेस्टिंग सा जो आपको पसंद है, एक गिलास पानी पी लीजिए। हम लोग तो कई बार जब कुछ नहीं मिलता तो रबर बैंड कहते हैं हाथ में लगा लो, उसको कस के जोर से मारो, खट से हाथ में बैठेगा, क्या हुआ यार हमने क्या कर लिया, चलो ठीक है, वो विचार गया, अब पानी पी लेते हैं, चलो अब देखते हैं चाचा अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, लाइक दैट। या उसको फ़ोन कर लेते हैं, या मूवी देख लेते हैं, या गाना बजा कर डांस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली थॉट से अपने आप को अलग करने की जरूरत है, यानी जो बार बार आ रहा है उस चेन को तोड़ना है। जैसे कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, उसी तरह से उससे कैसे डिस्टेंस करें, क्योंकि उस ख्याल के बीच में और अपने बीच में कुछ को डालना पड़ेगा आपको, तभी अलग होगा। नहीं तो आप अकेले से उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो या तो किसी तरह के संवाद, कोई भी एक्सरसाइज, कोई पानी पीना, कुछ लोगों से बात करना, ऐसी चीजें आप करेंगे, वो चीज बदल जाएगी। मेरा ख्याल है हमने बहुत लंबी बात कर ली, और कितनी देर कर ली हो तो बंद मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। और कोई खास बात हो तो बताएं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कि बहुत सारे धन्यवाद आ गए हैं। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब से ही प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को जितने लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और अगर YouTube पे डालते हैं वहां से ही पहुंचाएं। समाज में अभी प्रेम की जरूरत है, हिंसा घृणा की कोई जरूरत नहीं है। कलंकित करने वाले वाक्य किसी को नहीं बोलें, स्टिग्मा किसी पे न लगे। ऐसे ही स्टिग्मा से समाज बहुत परेशान है। अंधा को अंधा कहा, बहरे को बहरा कहा, इससे बचने की जरूरत है। रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपनी देखभाल करने की ज़रूरत है, और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों से, अपने बाकी लोगों की देखभाल करने की ज़रूरत है। जो नियम कानून है उसके दायरे के भीतर घर परिवार समाज के लिए आप काम आ सकेंगे। तो मेरा आपसे संवाद करना सार्थक हुआ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आंखों में आंखें कई बार वीडियो कॉल के थ्रू भी डाली जाती है। इन्हीं के साथ विदा, धन्यवाद।